Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 15 September, so let's get started. You might be thinking why I have changed the time of the discussion. See, the reason is that being a UPSC aspirant, the first thing you should do in the morning is to revise what you read last day. Okay. Morning first 2 hours should be exclusively dedicated to your revision purpose. Because if you start your day with newspaper, what it will do harm to your preparation is that after completing the newspaper, say by 12 afternoon, okay, what you will do that after this, your mind will say कि यार अब आगे पढ़ना आधा दिन जा चुका है and you will start reading something forward. Okay, आपने जैसे अगर कल लक्ष्मीकांत के कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो आप आगे का पढ़ने बैठ जाओगे नया और अल्टीमेटली होगा क्या कि जो यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है रिवीजन वो आपका रह जाता है. ऑलराइट, सो बेटर है कि आप न्यूज़पेपर या तो इवनिंग में उठाइए 6 बजे या रात को 9 बजे के आसपास इसको देख लीजिए. ठीक है, अपने नोट्स बना लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपने जो भी स्टैटिक चीजें पढ़ी होंगी प्लस जो न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से कहीं से भी जो नोट्स बनाए होंगे इन दोनों को साथ में सुबह 2 आवर्स एक्सक्लूसिवली रिवीजन के लिए दीजिए और फिर आगे अपना जो नए दिन का शेड्यूल है उसको स्टार्ट कीजिए. ओके, so your newspaper timing should be either 6 p.m. in the evening or 9 p.m. in the evening. आपका अगर मन है आदत है आपको तो आप सुबह एक बार सुपरफिशियली देख सकते हो पेपर जस्ट हेडलाइन कि क्या आया है क्या नहीं. बट इन डेप्थ आपको पढ़ना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप शाम को या रात को पढ़िए. ओके, दैट वुड बी मच बेटर फॉर योर प्रिपरेशन बिकॉज यू आर नॉट ओल्ड पीपल ना कि आप लोग सुबह उठते से न्यूज़पेपर ही उठाएं सबसे पहले वो जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है. चलिए, तो यहाँ पे किम ने इनवाइट किया है रशिया को कि आप रशियन प्रेसिडेंट को कि आप भी हमारे यहाँ विजिट कीजिए. तो कल मैंने आपको समझाया था ये सब मॉस्को योंग एक्सिस. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे ये एक्सिस बनता जा रहा है वर्ल्ड में. ठीक है, इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ऊपर रशिया, चाइना एंड फाइनली हियर नॉर्थ कोरिया. ठीक, तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सिस डेवलप होता जा रहा है और सबसे बड़ी हमारी वरी ये है कि ये हमारे इंडिया के ही बैकयार्ड में हो रहा है. ऑलराइट, और इन सब की प्रॉब्लम के लिए अगर आप जिम्मेदार देखेंगे नॉर्थ कोरिया, इट्स यूएसए रिस्पॉन्सिबल, जो कोरियन वॉर हुई थी 50s में. ऑलराइट, और उसका दूसरा रीजन ये है नॉर्थ कोरिया का प्रॉब्लम ये है कि उसके नीचे है साउथ कोरिया. ठीक है, इधर है जापान और ये यूएसए इन सब के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं इनके, साउथ कोरिया और जापान के साथ काफी सारे मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी हैं कई तरह के. तो नॉर्थ कोरिया उससे परेशान रहता है तो वो फिर अपना एटीट्यूड थोड़ा एडमेंट टाइप रखता है. ईरान को जबरदस्ती यूएसए ने उस डील को उससे यूनिलेटरली उस डील को कैंसिल करके स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जबरदस्ती रशिया की तरफ धकेल दिया. ठीक है, और रशिया चाइना एक्सिस तो जैसा कि वो लोग खुद डिफाइन करते हैं पार्टनरशिप विदाउट एनी लिमिट. ओके, और ये सब इंडिया के बैकयार्ड में हो रहा है, ये हम लोग का टेंशन है. राइट, तो अब चाहे इंडिया क्वाड की तरफ चला जाए या ब्रिक्स एक्सपेंशन में अब तो ईरान भी आ गया है. ठीक है, या एससीओ इसकी बात कर लें. इसलिए हम लोग कई बार ये क्वाड ग्रुप में यूएसए को इस चीज पे थोड़ी आपत्ति होती है कि आपने एससीओ क्यों ज्वाइन किया. इट इज ए चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफैक्ट जब एससीओ बना था तो उसका गोल ही था कि हमें सेंट्रल एशिया से यूएसए को दूर रखना है. टोटली एससीए जब बना था तब उसका बेसिक एम यही था दैट वी वांट टू कीप यूएसए अलूफ फ्रॉम दिस सेंट्रल एशियन रीजन. तो फिर जब इंडिया ने एससीओ ज्वाइन किया तो वो कहीं ना कहीं यूएसए ने उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया था. बट हमारी मजबूरी है कि ये सारा जो एक्सेस बन रहा है ये हमारे बैकयार्ड में बन रहा है तो हमें एससीओ में इन्वॉल्व होना जरूरी था. ऑलराइट, हमें रशिया के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप रखना जरूरी है. अफगानिस्तान का तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसे किसी ने रिकग्नाइज ही नहीं किया तालिबान रूल. पाकिस्तान का एटीट्यूड आज भी ऐसा है कि वहां पर अब तो इतनी एनार्की फैली हुई है पाकिस्तान में कि हमें ये भी नहीं पता है कि हम बात करें तो करें किससे. मिलिट्री के कंट्रोल में सब कुछ है या सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. कोई सिंगल पॉइंट अथॉरिटी है ही नहीं पाकिस्तान में जिसके साथ आप नेगोशिएशन कर सकें, डील कर सकें. अभी परसों ही हमारे यहाँ पर जो अटैक हुआ टेररिस्ट का जहां पर हमारे 3 ऑफिसर शहीद हुए. ठीक है, तो ये पाकिस्तान सुधरने वाला तो नहीं है इतनी आसानी से. रही बात ईरान और बाकी के सेंट्रल एशिया की, तो हमारे पास कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि वो सब लैंड रूट से तो वाया पाकिस्तान ही जा सकती है और ये आपको एक्सेस देता नहीं है. राइट, तो हमें इस वे में अपना पूरा
इंटरनेशनल रिलेशन कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। चलिए आते हैं। मॉस्को एंड योंगयांग एक्सेस could bolster Russia's military in Ukraine and provide Kim sensitive missile technology। नॉर्थ कोरिया को सिर्फ चाहिए मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए, ओके। उसके साथ आप उसको फ्यूल फर्टिलाइजर फूड की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसके यहाँ इतना ज्यादा होता नहीं है। इनफैक्ट उसके यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा मुश्किल लाइफ है लोगों की। ऑल बिकॉज वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपनाता है, वर्ल्ड के साथ ना मैं ट्रेड करूंगा ना कुछ लूंगा ना दूंगा, वो वाला नेचर है उसका। Now, Washington accused North Korea of providing arms to Russia। हाँ बिल्कुल दे रहा है वो। The United States had built up a coalition in Asia, expanded military drills near Korean Peninsula and supplying billions of dollars of weapons to Ukraine। तो ये यूएसए का एटीट्यूड है इसके साथ। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, अपने जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं अगर वो फॉरेन में दूसरी कंट्रीज में ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्म थोड़े टाइट कर दिए। अगर आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली है बिना किया तो आपको सजा हो सकती है। Australian government proposed tougher restriction on former defense military personnel who want to train foreign militaries as the nation prepares to share nuclear secrets with US and Britain। अब आपने वर्ड सुना ही होगा आकूस नाम का, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, कनाडा शेयर कॉमन कंसर्न, और ये कॉमन कंसर्न क्या है, चाइना। वर्ल्ड में आज कोई भी कंसर्न है तो चाइना। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन कॉल्ड आकूस एग्रीमेंट। इसी पे पिछले साल यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था आपको। नेक्स्ट इज ब्रिटेन एंड यूएस ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी शेयर कर रहे हैं अब, okay? तो ऑस्ट्रेलिया अब सीरियसली कंसर्न है चाइना के बारे में। अभी तक सिर्फ जापान और साउथ कोरिया कंसर्न थे बट ऑस्ट्रेलिया भी कंसर्न है। और मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन फंडिंग अलाउ नहीं की थी, जो पहले अलाउ थी उसको बैन कर दिया था 2017 के अराउंड, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइनीज कंपनीज वहां के पॉलिटिशियंस को ब्राइब करके अपने काम करवा रही थी और हम इंडियंस ने उल्टा यही अलाउ कर लिया 2017 में। हमने रिस्ट्रिक्शन थी हमारे यहाँ पहले कि हम फॉरेन फंडिंग हम भी अलाउ नहीं करते थे, तो गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। अब वो फॉरेन फंडिंग अलाउ है इन फॉरेन कंपनीज से, ठीक है। तो सीधे सीधे आप रिश्वत दीजिए, अपना काम करा लीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाज द बिगेस्ट फ्रॉड आप कह सकते हो इंडिया में। अगर सबसे बड़ा कोई फ्रॉड हुआ है अभी रिसेंट टाइम में तो इट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड। एनीवे हाँ, यहाँ पर मैक्सिकन में मैक्सिमम क्या हुआ था कि दो टाइनी छोटी बॉडीज मिली थी, टू टाइनी बॉडीज, ठीक है। उसकी सिर्फ 3 फिंगर्स थी हर एक हैंड पे एंड इलोंगेटेड हेड था, जैसा कि हम लोग एलियंस को इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो उसी को लेके कुछ रिसर्च वगैरह चल रही थी। उन्होंने कहा है कि देखिए पहले माना गया था कि इट इज जस्ट ए मम्मीफाइड चिल्ड्रन, ठीक है। ये कह के बात को रफा दफा कर दिया गया था बट अभी जो रिसर्च रिसेंट रिसर्च है वो कहती है देयर इज नो रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग्स इन दो बॉडीज का, ओके। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये है तो एलियंस की बॉडी। यहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो जिसने अपना इंडिया अलायंस बनाया है, जो कि कुछ इवन सेंट्रल मिनिस्टर भी बात करते हैं, तो वो कहते हैं डॉट इंडिया अलायंस, ठीक है। और सिर्फ मिनिस्टर्स ही नहीं, इवन ये जो न्यूज रिपोर्टर्स भी बात करते हैं ना, दे कॉल्ड इट एज डॉट इंडिया, नॉट इंडिया अलायंस। एनीवे, सो इन्होंने प्रिपेयर की एक लिस्ट ऑफ 14 टीवी एंकर्स जिनको ये बॉयकॉट करेंगे बिकॉज ऑफ देयर हेटफुल डिबेट्स। तो देखिए अब एक तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है प्रेस फ्रीडम का, राइट, फ्रीडम ऑफ प्रेस का। वो कहते हैं कि हमारा तो राइट है क्वेश्चन करने का, तो क्वेश्चन आप गवर्नमेंट को कीजिए ना, आप ऑपोजिशन को क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कि अगर इनके खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इंडिया एंगल से, तो देखिए मेन चीज है कि अगर आप उस डिबेट में नहीं जा रहे हो, आपने बॉयकॉट कर दिया, तो आप अपना पॉइंट, अपने व्यूज रख नहीं पाओगे, ठीक है। वहां पे जो भी आप, जैसा ये लोग कहते हैं कि फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं न्यूज चैनल्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो इस फेक प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए आपको वहां पे जाना तो पड़ेगा, अदरवाइज आप काउंटर कैसे करेंगे इसको। फिर तो वही फेक प्रोपेगेंडा पब्लिक उसको सुनती रहेगी और एब्जॉर्ब करती रहेगी उसी को सच मान के, राइट। तो कई बार जो जगह आपको पसंद नहीं है, जो लोग आपको पसंद नहीं है, आपको उनके बीच फिर भी जाना पड़ता है टू काउंटर व्हाट रॉन्ग दे आर कमिटिंग, राइट। सो अगर कल को एथिक्स में ऐसा कुछ आ जाए तो कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड। गलत चीज को इग्नोर करना इज नॉट द सॉल्यूशन, अवॉइड करना इज नॉट द सॉल्यूशन, यू नीड टू काउंटर दैट, दैट इज द सॉल्यूशन। तो ये बॉयकॉट ठीक नहीं किया उन्होंने, बट एनीवे जो भी है। चलिए यहाँ पर जो बिल आने वाला था इलेक्शन कमीशन का, ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अभी तक क्या है, इलेक्शन कमीशन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं
ठीक है, इनका स्टेटस होता है इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट, इनके टर्म्स कंडीशन ऑफ सर्विस एटसेट्रा। तो ये इसको थोड़ा सा डाउनग्रेड करके कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर करने वाले हैं। अब कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर करना यानी कि आपने अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी के बराबर कर दिया है। ठीक है, और कैबिनेट सेक्रेटरी का स्टेटस मिनिस्टर ऑफ स्टेट से भी नीचे होता है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर तो छोड़िए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से भी नीचे होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉइंट तो आता है कि ये गलत कर रहे हो आप। ठीक है, बट अभी क्या सिर्फ बिल के फॉर्म में है, इसको एक्ट बन जाने दीजिए, उसके बाद हम इस पे अच्छे से एक बार दोबारा बात कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। ये सब बकवास न्यूज मत पढ़ा कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा अपोजिशन वांट्स टू क्रश सनातन, ये सब नहीं। ये आप सिलेक्ट हो जाओ, अपनी प्रिपरेशन से बाहर निकल जाओ, उसकी बात करना है। ये सब फालतू की चीजें पढ़ने में भी टाइम वेस्ट मत किया कीजिए आप। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड। सी आई टोल्ड यू वन थिंग कि अगर आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन जो भी कहो आप, ठीक है, अगर इसको अडॉप्ट करने में कोई सबसे पीछे रहा है, सबसे लेट रहा है, तो वो जुडिशरी है। जुडिशरी बड़े बड़े केसेस में जजमेंट देगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगी, बट सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो वो जुडिशरी में ही है। इनके जजेस के अपॉइंटमेंट भी हो जाते हैं, तब भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि इनका प्रॉपर क्राइटेरिया कैसा था, इनका करियर ग्राफ कैसा है, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी भी डिटेल्स पब्लिक में नहीं दी जाती हैं। बस हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉलेजियम ने कर दिया, काम खत्म हो गया। ये इसलिए आप अधिकतर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जजों के नाम देख लीजिए आप, अधिकतर वो होते हैं जिनके फादर भी या तो सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं। एग्जाम्पल गोगोई, ओके, जस्टिस मिश्रा, चंद्रचूड़, बहुत हैं। ठीक है, तो एनीवे, जुडिशियल डेटा। और दूसरा मैंने आपको रीजन बताया था कि आज भी ये पेपर वर्क पे रिलाई करते हैं, इनकी जजमेंट तक प्रॉपरली डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होती है। तो उसी को ओवरकम करने के लिए इन्होंने फाइनली क्या किया है, दैट सुप्रीम कोर्ट इज नाउ ऑन बोर्ड द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल, a national repository of data related to cases instituted, pending and disposed of by courts across the country, terming it as historic development। बिल्कुल historic development है। और छोटी से छोटी चीज डिजिटाइज हो चुकी है और आप अब जाके अपने यहाँ पर कर रहे हो। It is a step on our part to bring transparency and accountability in the judicial domain. National Judicial Data Grid Portal has increased transparency, brought in accountability and responsibility, improved efficiency, increased coordination, helped informed decision making and optimum deployment of resources and manpower। तो ये बस इस पैराग्राफ को थोड़ा सा अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि अब ये जो स्टेप लिया गया है तो इससे ये बेनिफिट हो सकते हैं। दो तीन याद रख लो, बहुत है, सारे तो याद वैसे भी नहीं रह सकते। यहाँ पे बात रही पीएम हैज डन अ लॉट टू अपलिफ्ट वुमेन, तो कुछ एक स्कीम्स आपके दिमाग में आ जानी चाहिए यहाँ पर, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया था, उसमें वुमेन पे स्पेशल एम्फेसिस था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम वगैरह। ठीक है, इसके अलावा अभी लेकर आए हैं वो लखपति बहनी बहना योजना। तो इस तरह की चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। फिर उज्ज्वला है तो वो थोड़ा उनकी हेल्थ वगैरह को मॉनिटर करने के लिए, आयुष्मान भारत है, और इस तरह की चीज़ें। बस इन सब पे दो दो चार चार पॉइंट आपको पता हो तो आप हैंडल कर लोगे। गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या स्टेप्स लिए हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। जेंडर बजटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ देम, वो तो पहले से ही चला रहे हैं। अब ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि इन्वेंट इन इंडिया। ठीक है, कल हमने देखा था कि मेक इन इंडिया को हमें बढ़ा के क्या करना चाहिए, मेक इन साउथ एशिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी गुडविल क्रिएट करेगा हमारी आसपास नेबरिंग कंट्रीज में। दूसरा, जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। राइट, और जब हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बराबर की पार्टनरशिप के लेवल पे करेंगे कि हम भी फायदा हो रहा है आपको भी हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली अपने आप चाइना को दूर रखेगा। चाइना का है ये नहीं है कि हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करेंगे, वो नहीं करता। वो सिर्फ आपको लोन दे देता है और डेट ट्रैप में फंसा लेता है। ठीक है, तो चाइना से आप इकोनॉमिकली फाइट नहीं कर सकते, बट आइडियोलॉजिकली आप फाइट कर सकते हो। दैट हम इक्वल पार्टनर बन के आना चाहते हैं आपके साथ, चाइना की तरह बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं लेकर आना चाहते। ओके, तो कल हमने बात की थी मेक इन इंडिया को हमें एक्सटेंड करना चाहिए मेक इन साउथ एशिया के तक। ओके, नेक्स्ट चीज है, ठीक है, आज हमारी जीडीपी चाइना से काफी पीछे, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स छोटी है। ठीक है,
तो उसका अब अगर हम ये सोचें कि हम भी चाइना के रास्ते पर ही चलें, ठीक है, कि हम एक्सपोर्ट लेट डेवलपमेंट वगैरह करें, जिसके लिए हम लेकर आए हैं ये पीएलआई स्कीम वगैरह, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, डिजाइन लिंक इंसेंटिव, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो ये सब हम लेकर आए तो ठीक है, धीरे धीरे इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हमारी प्रोग्रेस होगी, हमारी जीडीपी में अल्टीमेटली ग्रोथ देखने को हमें मिल सकता है, राइट। बट द फैक्ट इज कि आपको एक ऐसी कंट्री से कॉम्पीट करना है जो आपसे 3 to 4 टाइम्स बड़ी जीडीपी रखती है एट प्रेजेंट। तो अल्टीमेटली इसके लिए आपको जरूरत होती है क्वांटम लीप की। आपको क्वांटम लीप लेनी पड़ेगी, सिर्फ स्पीड बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। और ये क्वांटम लीप आएगी आपकी इनोवेशन से, ठीक है। इनोवेशन कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है, न्यू इन्वेंशंस कीजिए और अपनी इकोनॉमी को एक बूस्ट दीजिए, वो क्वांटम जंप, क्वांटम लीप दीजिए कि वो वहां पहुंच सके जहां आप चाहते हैं। ऑलराइट, तो उसी को लेकर है कि अब बात, अब टाइम सिर्फ, जस्ट सेकंड गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो इसी के लिए हमें जरूरत है अब इन्वेंट इन इंडिया विद ट्रिपल आई की। अब ये इन्वेंट इन इंडिया कैसे हो सकता है? पहला, कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हमारे टैलेंटेड लोग, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये जो फॉरेन की तरफ जा रहे हैं, इसको हमें अरेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। और वो तभी होगा जब हम उन्हें अपने यहाँ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे फॉर देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर देयर करियर प्रोग्रेस, राइट। एंड सेकंड चीज, मैंने जब आपसे चाइना की बात की थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब यूएस ने उस पर बैन लगाया कि हम आपको चिप की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम अपनी कंपनीज को आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करने देंगे, ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं होगी। तो उसने एक नया तरीका अपनाया कि वो उन इंजीनियर्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, मैसिव पैकेज दे रहा है कि आप छोड़िए उस कंपनी को, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको बेस्ट पैकेज देंगे, बेस्ट फैसिलिटीज देंगे, हमारे यहाँ जॉब कीजिए, ये सब जो आप वर्क कर रहे हो चिप टेक्नोलॉजी पे, हमारे यहाँ करो, छोड़ दो उस कंपनी को, हमारे यहाँ आ जाओ, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए, जो कंप्यूटर्स चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वैसा ही कुछ इंडिया को करने की जरूरत है कि हमें अट्रैक्ट करना है वर्ल्ड ओवर का टैलेंट अपने यहाँ पर। ऑलराइट, वी शुड स्टार्ट ए प्रोग्राम जहां पे हम फॉरेन टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, हम उन्हें बेस्ट फैसिलिटीज दें, हम उन्हें बेस्ट ऑफ दी सैलरीज दें, ओके, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। और ये जब यहाँ आकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ये यहाँ आकर जब इनोवेशन करेंगे, तो अल्टीमेटली दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारे खुद के लोग कर रहे हैं, जो ये बाहर से आने वाला टैलेंट कर रहा है, अल्टीमेटली फिर क्या करना होगा, हमें अपने एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्रीज का लिंकेज करना होगा, ताकि ये जो रिसर्च हुई है उसे आप यूज कर सकें फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। ऑलराइट, तो ये कुछ स्टेप्स है जो इंडिया को लेने की जरूरत है, दैट वी नीड टू मूव फ्रॉम असेंबल इन इंडिया टू मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया टू मेक इन साउथ एशिया, एंड फ्रॉम देयर टू इन्वेंट इन इंडिया। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं आर्टिकल को। देखिए, मैंने आपको ये जो पॉइंट्स वगैरह समझाए ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में काम यही आएंगे और याद भी यही आएंगे, बिकॉज ये आपके ब्रेन को ट्रेन कर रहा है उस वे में सोचने के लिए। ये जो आर्टिकल्स आते हैं रैंडमली या जो मैं हाईलाइट कर भी देता हूँ, उसमें कुछ एक पॉइंट काम के होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो तो सिर्फ कई बार आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ही मुझे डिस्कस करने पड़ जाते हैं, जबकि उनमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है कि वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, थर्ड बन सकता है, लेकिन हम लैग लैग कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और मेन रीजन क्या है? इंडिया की एकेडमी और इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्यादा एनकरेज नहीं कर रही है, राइट। और उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल को लेकर काफी इश्यूज है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बिजनेस करना काफी महंगा है। और दूसरा पॉलिटी ट्रेड पॉलिसीज, जब देखो हम उठा के कुछ ना कुछ बैन लगाते रहते हैं। Now, there is strong effort underway to make it easier and faster to file for or obtain patents for innovation। तो ये एक स्टेप हमने अच्छा लिया था कि हमने पेटेंट फाइलिंग को थोड़ा सा इजी बनाया है। तो हमारे यहाँ से पेटेंट फाइलिंग बड़ी तो है, बट क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। उतनी अच्छी क्वालिटी के पेटेंट्स नहीं फाइल करते हैं हम लोग। Recent bilateral agreement in science and technology, especially with the United States, show that the government is correctly identifying strategic priorities in vital sector। इन्वेंट इन इंडिया हैज टू कॉम्प्लीमेंट मेक इन इंडिया, ठीक है। आप मेक तब करेंगे जब आप कुछ अच्छा नया इन्वेंट कर पाएंगे। सिर्फ आप दूसरी कंट्रीज जो आगे निकल गई उनको कॉपी नहीं कर सकते, इन्वेंट कीजिए और फिर उसको मेक इन इंडिया कीजिए।
तो इसी कोशिश में हमने क्या स्टैब्लिश किया है, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसमें मैंने पूरा एक टारगेट 450 प्लस में लेक्चर दे रखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एनआरएफ। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। The flow of capital resources to convert scientific knowledge into technology-based wealth will require drastic changes to become effective and efficient. हमारे पास ह्यूमन कैपिटल की वेल्थ बहुत ज्यादा है। वी नीड टू रिवैम्प द की साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हमारे काफी सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब कहना नहीं चाहिए बट नहीं करते हैं यार काम। मतलब लोगों को बस ये लगता है बस बैठे रहो अपनी कुर्सी, मस्त चल रहा है काम। ठीक है, तो हमारे और प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना इंस्टीट्यूशन में, वो उतने मेरिट के बेस पे होते नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे वर्ड नहीं है, डोंट ब्लेम मी, जेएनयू की जो चांसलर बनाई गई, उन्होंने एक थैंकफुल लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, देन किंग शशि थरूर, उन्होंने उस लेटर को ट्वीट किया एंड उसमें ढेर सारी ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट की। मतलब आप चांसलर बन रहे हो जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट के, एंड आप एक लेटर लिखते हो और उसमें इतनी सारी एरर्स होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, टैलेंट बेस्ड अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एंगल है हर चीज में। एंड अगर आप हमारे रिटायर्ड गवर्नर सत्यपाल मलिक की बात पर विश्वास करें तो ही सेड कि इस वक्त हर एक यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर अपॉइंट हो रहा है ना, वो सब आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के हो रहे हैं। ये उनकी लैंग्वेज है, उनके वर्ड्स हैं। ऑलराइट, व्हेन ही वाज गवर्नर इन गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, तब उन्होंने कहा था कि मेरे पास कई बार ऊपर से फोन आता था कि नहीं, आरएसएस ने कहा है उसको बनाना है। तो ये मना कर देते थे कई बार कि इस आदमी की स्कूल का प्रिंसिपल बनने की क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं कैसे बना दूं इसको वाइस चांसलर। राइट, तो कहीं ना कहीं पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च फैसिलिटीज हैं, इन पे हमें मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स चाहिए। First, merit and quality of human capital should be weighted the highest when it comes to staffing and administration of institutions. Losing the top dozen leaders in a given field to other countries is as good as ceding leadership of that field. Quantity is no substitute for quality. पेटेंट के टर्म में बात कर रहे हैं। Retain its premier talent at home. I already discussed this. And a home for talent from abroad. हमें अट्रैक्ट भी करना है अब्रॉड से टैलेंट। कि रेमिटेंस सीकिंग माइंडसेट शुड गिव वे टू वैल्यू क्रिएशन अप्रोच। पहले हमारा ऐसा एटीट्यूड था प्री 91 में कि अच्छा है हमारे लोग ज्यादा बाहर जाएंगे, रेमिटेंसेस आएंगे, बट नहीं, वो जिस लेवल का टैलेंट जा रहा है ना, वो रेमिटेंसेस से कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट, देयर इज नियर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। अब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो आप उनके जो प्रोफेसर होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड रिसर्चर, काफी पेटेंट होल्ड करते हैं उनके प्रोफेसर। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो टीचिंग में है वो टीचिंग में ही रह जाता है, उसको रिसर्च में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। The idea should be to bring teaching and research together, और इसकी ज़रूरत है फंडिंग की। तो गवर्नमेंट ने दो इनिशिएटिव्स लिए थे बहुत पहले। न्यू मिलेनियम इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च इन 2003 एंड रिसेंटली डीएलआई, दैट इज डिजाइन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम, जो कि सेमीकंडक्टर्स के लिए लॉन्च किया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन रिसीविंग एप्रोप्रिएट फंडिंग फॉर सेमीकंडक्टर डिजाइन। ये स्कीम बहुत अच्छी है, काफी अच्छी चल भी रही है। High risk endeavors which have an outside chance for truly exponential payoffs. Okay, आप डरिए मत इन चीजों में कि हम ऐसे हाई क्वालिटी के ऐसे रिसर्च कर रहे हैं जिनके सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। इवन 1% भी है तो गो फॉर इट, बिकॉज दे विल गिव यू मैसिव डिविडेंड वंस दे आर अडॉप्टेड बाय द इंडस्ट्री। ऑलराइट, तो हम लोग कर रहे हैं सब में रिसर्च, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए दैट हाइपर लूप ट्रेन, वर्ल्ड ओवर कोशिश की जा रही है इसको एफिशिएंट बनाने की, या हाइपर लूप ट्रेन, उनकी स्पीड होती है 1100 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है ना, इमेजिन अगर आप इस तरह की ट्रेन चला पाओगे तो आपकी इकोनॉमी को कितना बेनिफिट देंगी ये। एंड जस्ट इमेजिन अगर इसी को आप लॉजिस्टिक्स के लिए यूज कर पाओगे कल को, तो आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो कितनी तेजी से इंटीरियर से पोर्ट की तरफ पहुंचेगा। और फिर वो कंपनीज को इंसेंटिव भी देगा कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट है यहाँ पे, तो हम मुंबई और सूरत जैसी महंगी जगहों पर क्यों फैक्ट्री लगाएं, हम थोड़ा इंटीरियर में लगा लेते हैं, हम एमपी में लगा लेते हैं, हम छत्तीसगढ़ में लगा लेते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की स्पीड तो तेज है। और अभी हमारी लॉजिस्टिक स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। हमारी ये जो मालगाड़ियां होती हैं, ट्रेन बहुत कम है यार, चाइना की 100 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए वहाँ का लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छा है, इसलिए सबसे ज्यादा कंपनियां वहां इन्वेस्ट करने जाती हैं। राइट, तो आप जो भी नई रिसर्च पे इन्वेस्ट करेंगे वो आपको क्वांटम बेनिफिट देंगी आगे चल के। राइट,
तो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके बेनिफिट नहीं आएंगे यार, इसके फेल होने के चांसेस, इवन 1% भी अगर चांसेस हैं किसी चीज की सक्सेस के, जैसा कि डॉक्टर कलाम कहते थे, जस्ट गो फॉर इट। ये निपा वायरस के कुछ पॉइंट्स हैं, सेम है जो कल डिस्कस किए थे मैंने, अगर आपने कल का लेक्चर देखा हो तो। इसलिए यार पता है, लेक्चर स्किप मत किया करो, वरना वो ना चीजें सेम रिपीट करनी पड़ती हैं, आपका भी टाइम वेस्ट होता है मेरा भी। एनीवे, निपा वायरस केरल में केसेस आए, ओके, शट डाउन कर दिए हैं उन्होंने कुछ अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कि ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है, इतना तेजी से नहीं फैलता कोविड की तरह, बट लीथल बहुत है। ऑलमोस्ट 75% इसका फर्टिलिटी रेट है, इतने परसेंट डेथ हो जाती है। कोविड का डेथ रेट बहुत कम था, बट फैलता तेजी से था। और कोई वैक्सीन भी नहीं है इसके अगेंस्ट अभी तक, ठीक है। मलेशिया सिंगापुर में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड दिस वायरस हैज ए नेचुरल रिजर्वायर इन फ्रूट बैट, ठीक है। ये जो सिक्रीट करते हैं ट्री पे, फ्रूट पे, डेट पाम, सैप, जूस, इन सब पे, तो उसकी वजह से फैलता है। दूसरा, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है इसमें। WHO हैज क्लासिफाइड निपा एज ए वायरस ऑफ कंसर्न। अब देखिए, ये वायरस ऑफ कंसर्न जो है ना, ये किस बेसिस पर डिसाइड करता है WHO, क्या होता है, ये सब मैं आपको कल डिस्कस कर दूंगा। आज थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, ठीक है, बट मैं कल आपको जरूर ये बताऊंगा कि ये वायरस ऑफ कंसर्न कैसे डिसाइड करता है WHO। क्योंकि बिटवीन द लाइन से ही आपको प्रीलिम्स में परेशान करता है UPSC, ठीक है। तो इसी तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, रीड बिटवीन द लाइंस, वो वहीं से उठाएगा, कुछ भी डायरेक्ट नहीं उठाएगा। नेक्स्ट इज एफर्ट्स आर ऑन टू डेवलप एंटीडोट्स। We need to develop strategies to anticipate, monitor, and control the outbreak, checking zoonotic diseases, and it needs a cross-disciplinary collaboration between professionals in human, animal, and environmental health. तो यहीं पे आपका वो टर्म आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच। कि वन हेल्थ अप्रोच ये क्या कहता है कि सिर्फ ह्यूमन हेल्थ की बात नहीं, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ओवरऑल एनवायरनमेंट की हेल्थ की बात करता है ये। वन हेल्थ अप्रोच की जरूरत है अगर हमें इस तरह के जूनोटिक डिसीजेज से बचना है तो। Now studies show that though most fruit bats carry Nipah, only a minuscule number of them release the pathogen into the environment. Right? तो ये अच्छी बात है कि कुछ ही रिलीज कर रहे हैं, अगर सारे करते तो प्रॉब्लम होती। अभी फालतू का आर्टिकल पढ़ने मत बैठना कि टेररिज्म कैसे शुरू हुआ पाकिस्तान में, क्या हुआ, कुछ नहीं, ठीक है। आप बस ये देखिए कि ये जो अटैक हुआ जिसमें हमारे 3 ऑफिसर्स की डेथ हुई है, उस पे फारूक अब्दुल्ला का क्या कहना है कि टेररिज्म विल कंटिन्यू अंटिल इंडिया टॉक्स टू पाकिस्तान। तो अब इस बात के 3 मतलब निकलते हैं। पहला, as if India have invited terrorism. Second, Pakistan have any legitimate interest in Jammu and Kashmir. And third, there is somebody in Pakistan whom India can talk. है ही नहीं कोई। उनकी पॉलिटिक्स के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। नो वन नोज कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। क्या ISI से बात करें, या उनके आर्मी चीफ से बात करें जो ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रहे हैं, या उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करें जिसको आर्मी जब चाहे तब हटा देती है। कोई सिंगल अथॉरिटी है ही नहीं पाकिस्तान में, तो आप किससे बात करेंगे। रही बात लेजिटिमेट इंटरेस्ट की, तो पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। नेक्स्ट इज एज इफ इंडिया हैव इनवाइटेड टेररिज्म। तो ये जब हमारे यहीं के चीफ मिनिस्टर रहे लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं ना, तो ये पाकिस्तानी को एम्बोल्डन करता है यार। ये गलत है, इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग दिस आर्टिकल, जस्ट इफ यू नो अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल एंड दिस कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, पर इतना काफी है। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल, 2 इंडस्ट्री दिस एंड दिस, ठीक है। सपोज कि ये स्टील बना रही है, ये बना रही है फुटवेयर्स, ओके। इसने बड़ी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज यूज कर ली कि मैं अपनी जो भी हार्मफुल गैसेज रिलीज हो रही है उनको यहीं पे कैप्चर कर लूंगा, ठीक है। और इसने कुछ नहीं किया क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है, इसने ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इन सबको टारगेट दे दिए जाते हैं कि आप इतना परसेंट एमिशन कर सकते हैं, आप भी इतना कर सकते हैं। अब सपोज इसको एक्स अमाउंट दे दिया इसको वाई, अब इसने एक्स से कम किया है, कम एमिशन किया है, और इस वाई ने अपने अलॉटेड से ज्यादा एमिशन कर दिया है। तो अब इसके पास क्या बच गया, सेविंग्स हो गई, ठीक है। तो वो एक सर्टिफिकेट बाय कर लेगा, कार्बन सर्टिफिकेट, कि मेरे पास से 100 यूनिट ऑफ कार्बन एमिशन और करने का अभी स्कोप है, ठीक है, लेकिन मेरे हो नहीं रहे इतने एमिशन, तो मेरे पास तो ये बच रहा है। तो और इस आदमी का, इस इंडस्ट्री का 100 यूनिट ज्यादा कार्बन एमिशन हो गया है, ठीक है। तो इस पर कोई पेनल्टी लगे उससे बेटर है वो क्या कहेगा कि आप ये सर्टिफिकेट मुझे दे दीजिए, ओके। तो इसके पास पैसा आ जाएगा कुछ एक्स्ट्रा, राइट, और ये अपने जो एमिशन नॉर्म्स थे उनको मीट कर जाएगा, राइट। यहाँ पे 100 एमिशन कम किया था इस इंडस्ट्री ने, इसने 100 एमिशन ज्यादा किया था, लेकिन इसने सर्टिफिकेट परचेज कर लिया, तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। इसी को कहते हैं वाइब्रेंट कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ओके। तो ये हमें बहुत स्मूथ बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है,
ऑलराइट। तो बस इतना ही जाना करो, ये ओल्ड पीपल की तरफ पूरा आर्टिकल लाइन बाय लाइन मत पढ़ा करो। ओके, अगर आपसे कोई कहता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार कोचिंग वाले शुरू में जब आप नए नए जाते कहते हैं गिव टाइम टू न्यूज़पेपर, गिव टाइम टू न्यूज़पेपर, यस गिव इट, बट एट लीस्ट फिल्टर आउट क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ये this mechanism allows a company with low or no emission to sell credit in the market via a carbon trading framework or carbon exchange. This offset the emission of another entity willing to pay for the credit. ठीक है? हमने अपना टारगेट सेट किया हुआ है, अपने INDC जो टारगेट हमने सबमिट किए थे, that we will lower the emission intensity of GDP by 45% by 2030 compared to 2005 level. राइट, ये हमारा एक गोल था। दूसरा CBM, तो इसको मैंने आपको एक दिन न्यूज़पेपर के एनालिसिस के दिन ही एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि यूरोपियन यूनियन ये लगाना चाहता है अपने यहाँ पे होने वाले इंपोर्ट्स पे। और ये क्यों लगा रहा है? क्योंकि देखिए इसके यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो हैं यूरोप में, यूरोपियन यूनियन, ये बहुत टफ हैं। राइट, तब इनके यहाँ पर जो इंपोर्ट हो रहा है से इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना, तो चाइना में एनवायरमेंटल नॉर्म्स बहुत लैक्स हैं, इजी हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी स्टील प्रोड्यूस कर रही होगी, ठीक है, उसे कोई अलग से टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है एमिशन को कैप्चर करने के लिए, ऐसा कुछ फिल्टर वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। तो इसके यहाँ पे बनने वाला स्टील कंपैरेटिवली चीपर होगा, राइट, सस्ता होगा। ओके, लेकिन अगर यूरोप में कोई फैक्ट्री होती तो उसको सारे एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते, एमिशन नॉर्म्स, ठीक है, तो उसका जो होता थोड़ा कॉस्टली होता, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बन पाती। तो ऐसे में ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चाइना से आने वाला अगर उसने अच्छे से उस कंट्री में जहां पर ये बन रहा है वहां पर अच्छे एनवायरमेंटल नॉर्म्स नहीं है, तो हम उसके इंपोर्ट पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ऑलराइट, ये है इसका कंसेप्ट। तो ये यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में है। कभी अगर यूपीएससी को बहुत सिंपल पूछना होगा, जैसे एक बार डेटा प्रोटेक्शन लॉ पूछ लिया था यूरोपियन यूनियन का, तो सिंपल पूछा था बस ये किस कंट्री के रिस्पेक्ट में है या किस रीजन के रिस्पेक्ट में। तो वैसे ही अगर आपसे CBAM का पूछा जाए तो जैसे मेंबर यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में है, और ये एक तरह का बॉर्डर टैक्स लगाएगा इंपोर्ट पर कार्बन एमिशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। राइट, दैट्स इट फॉर दैट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु हमेशा थोड़े एकदम रेडिकल रिफॉर्म लेने के लिए काफी अच्छा जाना जाता है। अगर आप वहाँ पे रिजर्वेशन भी देखोगे तो 69% है, क्योंकि ओबीसी की पॉपुलेशन भी उतनी ज्यादा भी है वहाँ, ठीक है। एंड वी ऑल नो कि साउथ इंडिया से कितना बढ़िया एजुकेशन लेवल चल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज कि अब इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि दे हैव ट्रेन्ड 3 women एज टेम्पल प्रीस्ट। Alright, this heralds new era of inclusivity and equality. एक तरफ साबरी माला जैसा केस चलता है और दूसरी तरफ यहाँ पर 3 women को टेम्पल प्रीस्ट बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है। सो दिस इज समथिंग बेस्ट। ओके, तो ये अगेन आप विमेन एम्पावरमेंट की जब कोई भी चीज लिखेंगे तो आप उसमें कोट करेंगे इस तरह के एग्जाम्पल। जब आप अपने स्टैटिक को करंट से लिंक करेंगे तब भी आप मेंस में अच्छे आंसर पाएंगे। ओके, और वो अच्छा भी लगता है सामने वाले को, क्योंकि वो जो कॉपी चेक कर रहा है ना आपकी, वो भी अपना जो काम करता है उसके अलावा न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता है, क्योंकि उनके पास टाइम होता है उस चीज़ के लिए। तो उसे जब इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो उसको भी लगता है यार मैं भी जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा था वो आज मुझे काम आ रहा है एक कॉपी चेक करने में। तो उसे भी अपना नॉलेज, अपना टाइम देना जो वो डेली देता था उसमें जस्टिफाइड फील करता है वो उसको। सो आप जब तक स्टैटिक से करंट को लिंक नहीं करेंगे आप एग्जाम में ज्यादा अच्छा मार्क्स गेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये वही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर है, तो उसके बेनिफिट यहाँ पे जान लीजिए। फर्स्ट, इट विल आइडेंटिफाई, मैनेज एंड रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ केसेस। जैसे इन 2023 अकेले सुप्रीम कोर्ट में 64,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट मंथ नए केस जो आए वो थे 5,400 करीब, एंड जो डिस्पोज किए सुप्रीम कोर्ट ने वो थे ऑलमोस्ट 5,000, मतलब कहीं ना कहीं बराबर, जितने केसेस आए उतने ही डिस्पोज किए। सो जितनी भी पेंडेंसी है यानी कि ये लेगेसी है, पहले से ये पेंडिंग चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंसी उस लेवल पर है जहां पर एक मंथ में जितने केस आ रहे हैं ऑलमोस्ट उतने ही हम डिस्पोज भी कर रहे हैं। सो भाई ये जो लेगेसी केसेस है ना इनको एक बार क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि काफी ज्यादा है ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 64,000 केसेस होना। एंड सेकंड थिंग, मैंने आपको बताया था कि हमें एक रिकमेंडेशन आप दे सकते हो कि हमें सुप्रीम कोर्ट को बाइफरकेट करने की जरूरत है। एक वो बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनेगी सिर्फ, ठीक है, और एक वो बेंच जो कि सिर्फ अपील सुनेगी, ठीक है। या आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक ब्रांच बनने की जरूरत है कोर्ट ऑफ अपील करके, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के, ठीक। अगर ये कर पाएंगे हम तो ये जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इनको पेंडेंसी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इनका पेंडिंग रह जाना सीधे सीधे गवर्नेंस पे अफेक्ट करता है।
अपील वाले केसेस अलग कोर्ट हैंडल कर सकता है। ऑलराइट, तो ये एक रिकमेंडेशन है जो आपको अपने आंसर में देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पेंडेंसी इन सुप्रीम कोर्ट इज लार्जली ड्यू टू लेगेसी केसेस, क्योंकि अभी तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो जितने आ रहे हैं उतने हम टैकल कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक बॉटलनेक्स इन जुडिशियल प्रोसेस, ये सेकंड बेनिफिट है इसका। कैसे? अगर सपोज किसी पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, सपोज लैंड डिस्प्यूट के, ओके, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी मेकर यानी गवर्नमेंट के लिए हिंट होगा कि आपका जो लॉ है या सेट ऑफ लॉस है, इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आपके जो लैंड लॉस हैं वो अच्छे नहीं है, इसीलिए इतने ज्यादा प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट आपकी स्टेट से आ रहे हैं। ओके, तो ये एक हमें एक अच्छा एनालिसिस प्रोवाइड करेगा। थर्ड, इट हेल्प जनरेट इनपुट रिलेटेड टू पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर लैंड डिस्प्यूट ज्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए क्या किया इन लोगों ने, लैंड रिकॉर्ड का जो डेटा है ऑफ 26 स्टेट्स उसे लिंक कर दिया गया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से। राइट, तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट, फ्रांस ने बैन कर दिया अपने यहाँ सेल ऑफ एप्पल आईफोन 12 फॉर ब्रीचिंग द रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट। तो ये होता है क्या है, स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट, SAR। देखिए ये होता है, इट रेफर्स टू डोज ऑफ एनर्जी दैट द बॉडी एब्जॉर्ब फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ रेडिएशन। Mobile phones transmit radio frequency waves and create electromagnetic fields. It cannot cause changes to cells in the human body and cause cancer. What it means is कि जैसे जो हमारी न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव डिके से निकलती हैं, न्यूक्लियर वेस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। बट ये जो होती हैं ये डिस्ट्रॉय तो नहीं करती हैं, लेकिन ये सिर्फ हीट अप कर देती हैं। दो तरह की रेडिएशन हो सकती हैं, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, तो नॉन आयोनाइजिंग इज नॉट डेंजरस, बट इट हीट अप द बॉडी टिश्यू। राइट, तो अगर आप कभी मोबाइल टावर वगैरह के पास जाएंगे तो उसका जो बैरिकेड लगा होता है उस पर लिखा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। दैट मीन्स कि ये डेंजरस नहीं है। राइट, नेक्स्ट, हाँ, अब हम आते हैं इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, सऊदी अरेबिया मैटर क्यों करता है। तो देखिए यहाँ पे जब से इन्होंने टेक ओवर किया है ना, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, बहुत 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 रिफॉर्मिस्ट टाइप का आदमी है। काफी अच्छे रिफॉर्म्स ले रहा है अपनी कंट्री में, जो कि काफी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी मानी जाती थी सऊदी अरेबिया। तो हमें इनके बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये 4+ जानने हैं इनकी और हमारी रिलेशनशिप के बारे में। दैट्स इट। इकोनॉमिक टाइज, सऊदी अरेबिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सऊदी अरेबिया का। ठीक है, हम उनके सेकंड लार्जेस्ट हैं और वो हमारे फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अभी हमारा बायलैटरल ट्रेड है $52 बिलियन के अराउंड, और हमने टारगेट रखा है कि हम इसे $100 बिलियन तक पहुंचा देंगे 2025 तक। ऑलराइट, सऊदी अरेबिया हमारे टोटल ट्रेड का ऑलमोस्ट 4.5% शेयर रखता है, और सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है ऑलमोस्ट $3.15 बिलियन, जो कि बहुत कम है। उनके पास जितना पैसा है उस हिसाब से बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। और इसमें आप एक एग्जांपल याद रखिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, proposed investment of $44 बिलियन in West Coast Refinery and Petrochemicals project in Maharashtra, which will be jointly built by Saudi Aramco, Abu Dhabi National Oil Company and Indian Consortium, जिसमें 3-4 कंपनीज हैं। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है यार $44 बिलियन का। राइट, चाइना पाकिस्तान के सी पैक में $45 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, उसी में पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में इतना पैसा लग रहा है। अरे तो इसको जरूर याद रखिएगा, जब भी आप सऊदी रिलेशंस की बात करें इंडिया के साथ तो इसे जरूर अपने आंसर में लिखिएगा। नेक्स्ट बात है एनर्जी कॉर्पोरेशन की। तो इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी एंड वॉज इट्स थर्ड लार्जेस्ट क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सोर्स। ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है। फर्स्ट है रशिया, सेकंड है इराक, थर्ड है सऊदी अरेबिया। और हमारे टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 16.7% हम सऊदी अरेबिया से लेते हैं, और एलपीजी इंपोर्ट की बात करें तो 11.2% हम सऊदी अरेबिया से लेते हैं। डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें तो 2 नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं हम लोग साथ में, अल मोहद, अल हिंदी। ओके, उसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रीज कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडियंस इन सऊदी। तो हमारा 2.4 मिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट 24 लाख लोग, ओके, ये इतने लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज ए लिविंग ब्रिज। ओके, और सऊदी अरेबिया ने हेल्प भी की थी हमारी जब हमने सूडान से अपने लोगों को इवैक्यूएट किया था अंडर ऑपरेशन कावेरी। याद रखना ये सब। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आजकल बहुत क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ऑपरेशन गंगा हमने किया था यूक्रेन में, ऑपरेशन कावेरी हमने किया था सूडान में।
और अगर फिर भी याद ना रहे तो दूसरी तरीके से याद रख लो, जब यूक्रेन से बच्चे निकाल रहे थे तब इलेक्शन चल रहे थे यूपी में, तो हमने मिशन का नाम रख दिया ऑपरेशन गंगा। और जब हम सूडान से लोगों को निकाल रहे थे अपने, तब इलेक्शन चल रहे थे कर्नाटका में, तो हमने ऑपरेशन का नाम रख दिया ऑपरेशन कावेरी। ओके, सो हमारी गवर्नमेंट जो भी करती है इलेक्शन को दिमाग में रखते हुए करती है। एनीवे, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू दिस, OIML सर्टिफिकेट्स क्या है? OIML stands for International Organization of Legal Meteorology। 1955 में बना था ये, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, स्टैंडर्ड सेट करती है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, फॉर जैसे परफॉर्मेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर, अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर, रडार स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, शिप टैंक फाउंड एट पोर्ट्स, पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट्स एंड सो ऑन। इनके स्टैंडर्ड सेट करती है ये बॉडी। और हमने कोई अभी ज्वाइन नहीं किया है, हमने ज्वाइन तो 1956 से कर रखा है, बट अब हमें रिकग्नाइज किया गया है कि हम सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, तो उससे काफी बेनिफिट होंगे हमें। क्या है क्या ये सर्टिफिकेट? It is a system for issuing, registering, and using OIML certificate and their associated OIML type evaluation test report for instruments like all these things जो ऊपर बात की हमने। It is single certificate accepted worldwide। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले से 12 कंट्री इशू कर सकती थी सर्टिफिकेट को, अब इंडिया को भी मिल गया है राइट, तो अब 13 कंट्रीज कर सकती हैं। यानी कि अब जो भी थर्मोमीटर टाइप की चीज दूसरी कंट्रीज बना रही होंगी वो सर्टिफिकेशन के लिए इंडिया आ सकती है, तो एक तरह का रेवेन्यू सोर्स जनरेट कर सकता है इंडिया, राइट। हमने अप्लाई किया था पिछले साल मार्च 23 में। इट विल हेल्प इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स अब ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे वर्ल्ड ओवर में, क्योंकि हम खुद सर्टिफाइड कर पाएंगे। अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू अर्नर, क्योंकि अब दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चर करने वाले भी हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। जब आप लोन लेते हो तो आप कुछ ना कुछ गिरवी रखते हो, और उसके बाद जब आपका लोन सेटल हो भी गया, ठीक है, सपोज आपने मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे टर्म सुने होंगे, ठीक है। इमूवेबल का मतलब है जैसे कि लैंड, मूव नहीं कर सकते आप उसे, ठीक है। और मूवेबल, लाइक सपोज आपने अपनी कार मॉर्टगेज पे रखी हो या गोल्ड रख दिया हो, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो आरबीआई ने डायरेक्शन दी है कि एक बार सामने वाले बंदे ने पूरा लोन सेटल कर दिया तो 30 डेज के अंदर उसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसके पेपर लौटा दो। बट बैंक्स नहीं लौटाते हैं, बहुत आनाकानी करते हैं इसमें, ऑलराइट, कई बार हुआ है, और फार्मर्स के साथ तो कुछ ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन दी है कि ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज, मतलब जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, सब आ जाएंगे इसमें। बैंक्स आ जाएंगे, एनबीएफसी आ जाएंगी, रूरल आरआरबीस आ जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। जिनको भी आरबीआई रेगुलेट करता है उनको कहते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज, राइट। तो उसने कहा है कि आप मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो भी पेपर्स हैं, अगर लोन सेटल कर दिया गया है तो विद इन ए मंथ लौटा दीजिए। अगर आप डिले करते हो तो यू हैव टू पे दी कंपेंसेशन टू द बोरोवर एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर डे ऑफ डिले। ओके, और ये इफेक्ट में आ जाएंगे ये रूल दिसंबर 1 से। तो देखिए इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी होगा। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने कोई पेपर रखे थे लोन के लिए, अब मैंने लोन पूरा चुका दिया है, तो मेरे पेपर रिटर्न कर दो, ठीक है, ताकि मैं उससे उसी को दोबारा गिरवी रख के मैं अगला लोन ले सकूं अपने बिजनेस के लिए। लेकिन अगर मेरा लोन चुकाने के बाद भी आप 6 मंथ तक मेरे पेपर रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे बिजनेस का जो एक्सपेंशन है वो अफेक्ट होगा, राइट। तो दिस कैन बी सीन एज अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग बिजनेस इजी। ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज कौन कौन सी? बैंक्स, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक। और पता है अपने प्रीलिम्स के लिए इसमें इन पे एक शॉर्ट नोट बना लो सब पे, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, इन सब में फर्क क्या है, छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक कब स्टैब्लिश किए गए, कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, इस तरह की चीजें तैयार कर लो अभी से, क्योंकि बाद में प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं करना है एकदम से, उस टाइम याद नहीं रहेंगे वो। REs, regulatory entities follow divergent practices in the release of property documents which lead to customer grievances and disputes। उसके बाद कंप्लेन करते रहिए आप ऊपर, टाइम खराब हो रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है। बियॉन्ड 30 days, अगर आप नहीं दे पाते हो किसी वजह से, तो यू शुड कम्युनिकेट दी बोरोवर द रीजन फॉर द डिले। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने बहानेबाजी कर दी, कम्युनिकेट कर दिया, नो, यू हैव टू पे द कंपेंसेशन ऑफ 5,000 ईच डे। हर दिन का 5,000 आपको कंपेंसेशन देना होगा जितना आप लेट करोगे। और अगर आपके पेपर्स गुमा दिए सपोज बैंक ने, या खराब हो गए, जैसे बाढ़ आई, भूकंप आया, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया सब, या आग लग गई कभी,
तो lender will assist the borrower in obtaining duplicate or certified copies of the property document and will also bear the associated cost. और उसके अलावा कंपेंसेशन तो देना ही पड़ेगा 5,000 पर डे का। ओके, लेकिन इस केस में फिर आप कह सकते हो कि 30 डेज की टाइमलाइन में नहीं हो पाएंगे, ये नए पेपर बन नहीं पाएंगे, तो आप 60 डेज तक का टाइम दे सकते हो और ये सारे रूल्स आ जाएंगे इफेक्ट में 1 दिसंबर से। ओके, थोड़ा लेंदी हो रहा है इसका लेक्चर आई नो, बट जस्ट बियर विद इट, हम लोगों ने अच्छे से किया है, समझा है अच्छे से चीज़ों को। चलिए, एप्पल का इंक्लूजन, एप्पल ने तो नाविक को अपना लिया। नाविक हमारा खुद का सिस्टम है, यू कैन से इट एज एन ऑल्टरनेटिव टू जीपीएस। ठीक है, तो यूएसए के पास जीपीएस है, इंडिया के पास नाविक है, उसके बाद चाइनीज के पास बिटाऊ है, उनका खुद का जीपीएस सिस्टम, रशिया के पास ग्लोनेस है, और यूरोप के पास आई कुडंट रिकॉल दैट, यूरोप के पास भी आई थिंक गैलीलियो, श्योर नहीं हूँ बट एक बार देख लेना। ठीक है, गैलीलियो है शायद। ये कंपैरिजन में आ जाते हैं इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम्स में, इसलिए ध्यान रखिएगा, एक बार यूरोप वाला चेक कर लीजिएगा। Now, after convincing Apple to support navigation technology Navig in some new iPhone 15 model, the government may mandate manufacturers to embed the homegrown GPS alternative in all smartphones sold in India by 2025। ठीक है, सभी स्मार्टफोन पर अप्लाई कर सकते हैं 2025 तक, by January 25, all other phones by December 25। To increase the adoption of the homegrown Navig system, the government is also considering offering additional incentives to smartphone makers in the next round if of its production link incentive scheme agar if they use chips designed or manufactured in India which support Navig technology। ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को हम एडिशनल इंसेंटिव देंगे अगर वो ऐसी चिप यूज करें उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इंडिया में ही बनाई गई है। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम चिप मैन्युफैक्चरिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं अपने यहाँ। ठीक है, क्योंकि हमारी यहीं से डिमांड होगी चिप की कि हमें लोकली सोर्स चिप्स चाहिए ताकि हम और इंसेंटिव मिले हमें गवर्नमेंट से, तो फिर कंपनीज आएंगी ना यहाँ पे चिप के प्लांट लगाने भी। नाउ इंक्रीजिंगली वी विल मेक इट मैंडेटरी एज वी ऑलरेडी हैड इन ऑटोमोबाइल सेगमेंट। जो मोबाइल में आप कर रहे हैं ना वो ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी है। ऑटोमोबाइल में जो कार वगैरह में जीपीएस सिस्टम होता है उसमें नाविक के साथ ही चल रहा है वो। एंड द रिक्वायरमेंट विल ओनली बी टू इंक्लूड द नाविक एंड नॉट टू एक्सक्लूड अदर जीपीएस सिस्टम। तो जीपीएस भी रहेगा बट नाविक भी रहेगा। अभी भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स सपोर्ट कर रहे हैं नाविक को, जैसे पोको, वीवो, Xiaomi। नाविक वॉज अप्रूव्ड इन 2006 बट ऑपरेशनल ओनली इन 2018। 12 साल लगा दिए हमने ये बनाने में। एन इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम समथिंग राइवल टू दैट राइवल चाइना हैज ऑलरेडी डन। अच्छा, नाविक की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्या थी? जब जीपीएस से काम चला तो हमने क्यों खर्चा किया? हमने खर्चा इसलिए किया क्योंकि इराक वॉर जब हुई थी ना तो उसमें यूएसए ने क्या किया था, अपना जीपीएस सिस्टम बंद कर दिया था। तो इराक में जो भी फाइटर जेट्स उड़ रहे थे इराक के, ठीक है, एयरफोर्स, वो एकदम लॉस्ट हो गई। मतलब वो उनका कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। तो वो कैसे फाइट करते? क्योंकि आप जब खुले आसमान में हो या खुले समंदर में भी हो तो डायरेक्शन भी समझ नहीं आएगी आपको विदाउट जीपीएस। तो यूएसए ने जब ये हरकत की थी ना, 2003 के आसपास शायद वॉर हुई थी इनकी, तो उसके बाद से ही हमने 2006 में ये सब तैयारियां शुरू कर दी थी कि नहीं, ये नौबत कल को हमारे साथ आए, उससे बेटर है कि हम अपना खुद का जीपीएस यानी कि नाविक बना लें। बोले तो इंडिया जो भी करता है हर एक उसके पीछे कहीं ना कहीं से एक ट्रिगर होता है। चाहे हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए हो, देयर वाज अ ट्रिगर, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्राइसिस। अब किसी भी चीज को देख लीजिए, हमेशा एक ट्रिगर पीछे मिलेगा। तो ट्रिगर था इराक वॉर में यूएस का जीपीएस बंद कर देना। नेक्स्ट, but the chip that Apple is using for navigation and positioning is designed by Qualcomm, and we want to create an incentive structure that will encourage companies under PLI scheme to use Navig supporting chips designed or made in India। राइट, तो हमें ये लाना है कि आप ऐसी चिप्स ही यूज कीजिए इस नेविगेशन सिस्टम में जो हमारे यहाँ से ही लोकली सोर्स की जाए। राइट, लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे कि हमारे यहाँ क्या, देखिए पहले तो ये दो एग्जाम्पल याद रख लीजिए। ये आप कोट कर सकते हैं इंडिया रशिया के रिलेशन में। ओएनजीसी, हमारा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, यानी कि ओएनजीसी का ही एक फॉरेन आर्म बनाया हमने जो फॉरेन में इन्वेस्ट करेगा दूसरी गैस फील्ड्स में, ऑयल वेल्स में। उसको कहा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ये होल्ड करता है 20% स्टेक इन सकैलिन 1 प्रोजेक्ट एंड 26% इन बैंकोर प्रोजेक्ट। यानी रशिया की काफी सारे प्रोजेक्ट्स में हमने कुछ ना कुछ परसेंट पार्टनरशिप ले रखी है, 20%, 26%। तो अब जब यहाँ पे हमारी कंपनी से इन्वेस्ट कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से जो भी सेल होती होगी उसमें डिविडेंड मिलना चाहिए इनको। राइट,
लेकिन अब यार रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्या हुआ कि ये जो डिविडेंड आता था वो स्टक हो गया, वो वहीं रशियन बैंक्स में पड़ा हुआ है। राइट, ये पैसा वहीं पड़ा हुआ है जबकि है वो इंडियन कंपनीज का। तो वो कंपनी चाहती हैं कि हमारा ये जो $600 मिलियन रुपए पड़ा हुआ है इसको यूज कीजिए, किसी तरीके से तो यूज कीजिए। तो तरीका एक ही है कि या तो आप ये पैसा जो डिविडेंड के फॉर्म में बैंक में पड़ा हुआ है $600 मिलियन, ठीक है, या तो आप ये वहीं रशिया के और दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए। बट कंपनीज मना कर रही हैं, अभी हम ना तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रशिया के किसी नए प्रोजेक्ट में, ना कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा, जो हमारे पीएसयूज ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, बोले उनको इसी $600 में से पैसे दे दीजिए यहाँ से इन पीएसयूज को, और ये लोग रशिया से जो ऑयल परचेज कर रहे हैं उसके लिए पेमेंट कर देंगे। और फिर ये पैसा यहाँ इंडिया में ये जो कंपनी जैसे ओ एन जीसी विदेश लिमिटेड, इनको यहाँ पे करके सेटल कर देंगे। ठीक है, कि हमने आपका जो पैसा वहां पड़ा था वो अपने इंपोर्ट के लिए यूज कर लिया, रशिया को वहां पे कर दिया है, और जो पैसा था वो हम यहाँ इंडिया में आपको दे देते हैं। बस ये एक तरीका है। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन थे। तो ये कंपनीज इन्वेस्ट तो नहीं करना चाहती हैं अब रशिया में और ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक ही ऑप्शन बचता है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से उसको सेटल करने के लिए हम वो पैसा यूज कर लें। ओके, और बस दैट्स इट फॉर द डे। आई नो थोड़ा लेंदी हो गया लेक्चर, पर दैट्स इट। ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।